कहते हैं कि जब एक बाघिन के 4 बच्चे होते हैं तो उनमें से एक कमजोर होना तय होता है, और किस्मत से मैं वही कमजोर बच्चा पैदा हुआ था। मुझे लगा था कि माँ मुझे दूसरे शिकारियों के भरोसे छोड़ देगी, लेकिन फिर अचानक मेरे अंदर ग्लूटनी गॉड सिस्टम जाग उठा। जब तक मैं खाता रहूंगा मैं अनंत रूप से बढ़ता रहूंगा और आखिरकार एक इमॉर्टल नाइट फायर व्हाइट टाइगर में बदल जाऊंगा, जो सचमुच एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं टाइगर गॉड ऑफ क्रिएशन भी बन सकता था, पूरे यूनिवर्स पर राज कर सकता था। लेकिन जब मैं बाघ जीवन के शिखर पर पहुंचने के सपने देख रहा था, तभी दूर से माँ बाघिन की अचानक दहाड़ गूंज उठी। ये सुनते ही मेरे पास लेटे तीनों बच्चे उत्साह से उस दिशा में दौड़ पड़े, लेकिन मैं भारी मन से वहीं खड़ा रह गया। सच कहूँ तो माँ बाघिन की दहाड़ कमजोर लग रही थी, उसमें उसकी सामान्य शक्ति नहीं थी। उस आवाज में खतरे और चेतावनी का साफ संकेत था। तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए मैं दूसरों को रोकने के लिए आगे बढ़ा और जमीन पर एक गोला बना दिया। मैंने उन्हें उस सीमा रेखा से बाहर कदम न रखने की चेतावनी दी, फिर अकेले ही उस आवाज की दिशा में बढ़ गया। थोड़ी ही देर में हमें आगे माँ बाघिन की परछाई दिखाई दी। वह 4 सिल्वर वुल्फ से घिरी हुई थी और अपने पंजों से उन्हें रोके हुए थी। उनके बीच एक विशालकाय वुल्फ किंग भी था। उसकी सांसें उथली और धीमी होती जा रही थीं, लेकिन माँ बाघिन खुद भी बुरी तरह घायल थी। उसके पिछले पैर पर लगे घाव से लगातार खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह उसे हिला भी नहीं सकती। फिर भी चारों सिल्वर वुल्फ हमला करने से हिचकिचा रहे थे। वे जानते थे कि सीधे टकराव में शायद सभी की हार हो सकती थी, लेकिन भेड़िए अपनी चालाकी के लिए मशहूर होते हैं और वे इतनी मूर्खतापूर्ण गलती करने वाले नहीं थे। अचानक उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली। 2 सिल्वर वुल्फ माँ बाघिन का ध्यान भटकाने के लिए सामने रहे, जबकि बाकी 2 चुपचाप जंगल में गायब हो गए। एक परछाइयों में छिप कर देख रहा था, जबकि दूसरा धीरे धीरे उसके पीछे पहुंच रहा था। यह एक साफ टैक्टिकल मूव था, जो सही मौके का इंतजार कर रहा था। सामने वाले भेड़िए ने दहाड़ मारी और अगले ही पल दोनों सामने वाले भेड़ियों ने लगातार हमला शुरू कर दिया। वे आगे झपट्टा मारते और फिर पीछे हट जाते। कहते हैं ना, मरता हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। अपनी चोट के बावजूद माँ बाघिन ने पास आते हुए एक भेड़िए को पीछे धकेल दिया, लेकिन अब हमें उनकी असली योजना समझ आ गई थी। वे उसे थकाने के लिए स्ट्रेटजी अपना रहे थे ताकि छिपा हुआ भेड़िया अंधेरे से हमला कर सके। समय बीतने के साथ माँ बाघिन की हरकतें धीमी होती गईं। मौका देखकर पीछे वाले सिल्वर वुल्फ ने अचानक छिपकर हमला कर दिया। माँ बाघिन ने पीछे के खतरे को महसूस कर लिया था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, उसके घायल पैर में असहनीय दर्द उठा। वह लड़खड़ा गई। एक पल के लिए उसका शरीर जम गया और उसी नाजुक क्षण में मैं अचानक छलांग लगाकर दुश्मन की ओर दौड़ पड़ा। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस सिल्वर वुल्फ के पार्श्व भाग पर प्रहार किया। मैं जानता था कि उनका सिर लोहे जैसा सख्त होता है, लेकिन उनकी कमर टोफू की तरह नरम होती है। भेड़िया हवा में उछल गया और फिर कभी नहीं उठा। माँ बाघिन और उसके साथी बाकी बचे तीनों भेड़िए इस अचानक हस्तक्षेप से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। जब माँ बाघिन ने आखिरकार मुझे पहचाना तो उसके चेहरे पर आई राहत तुरंत चिंता में बदल गई। उसे अपने बच्चे की सुरक्षा की फिक्र थी। उसने मुझे भाग जाने के लिए कहा। उसे डर था कि शायद वह आज जीवित न बच पाए, लेकिन वह अपने वंश के अंत का विचार भी सहन नहीं कर सकती थी। हालांकि भागने के बजाय मैं मुड़ा और सीधे जमीन पर पड़े वुल्फ किंग की लाश की ओर दौड़ पड़ा। मैंने उसकी लाश को खाना शुरू कर दिया, माँ बाघिन की बातों को पूरी तरह अनसुना करते हुए। आखिरकार मैं अभी सिर्फ एक किशोर शावक था। माँ की सुरक्षा के बिना एक युवा बाघ के जीवित रहने की उम्मीद बहुत कम होती है और मेरा इस जीवन में अकेले रहने का कोई इरादा नहीं था। माँ बाघिन और मेरी 3 बहनें ही मेरा परिवार थीं। मैं उन्हें मरते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था। जैसे ही मैंने वुल्फ किंग का मांस निगला, मेरे मन में एक परिचित आवाज गूंज उठी। सिस्टम ने पता लगाया कि मेरी ऊर्जा पूरी हो चुकी है। एवोल्यूशन शुरू हो रही थी। अचानक मेरे पूरे शरीर में तेज गर्मी दौड़ गई। अगले ही पल मेरा छोटा सा शरीर अपने मूल आकार से 3 गुना बड़ा हो गया। एक विशाल छाया उभरी जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। इस भयानक परिवर्तन से भयभीत होकर भेड़ियों का झुंड घबराकर पीछे हट गया। यहाँ तक कि जिस भेड़िए को मैंने पहले घायल किया था वह भी दर्द भूलकर रेंगने की कोशिश करने लगा। मैंने नए टाइगर किंग की तरह एक ऐसी दहाड़ लगाई जिससे आसमान तक कांप उठा। उस आवाज में जानवरों के राजा का असली अधिकार झलक रहा था। उस दहाड़ के दबाव से भेड़िए पत्तों की तरह कांपने लगे। नए लीडर ने अपनी पूंछ दबाई और भाग गया। हालांकि मैंने उसका पीछा नहीं किया। सच कहूं तो कारण सीधा था। अगर वह अल्फा वुल्फ हताशा में पलटवार करता तो शायद जीत भी सकता था, लेकिन मैं गंभीर रूप से घायल हो जाता। अचानक सिस्टम ने मुझे पास में मौजूद एक खतरनाक दुश्मन के बारे में चेतावनी दी। उत्सुक होकर मैंने खतरे के स्रोत की जांच करने का फैसला किया। मुझे स्तब्ध देखकर माँ बाघिन ने धीरे से पूछा कि क्या आसपास और भी दुश्मन है। मैंने जल्दी से बाथरूम जाने का बहाना बना लिया। माँ बाघिन चिंतित नजरों से मुझे देखती रही, जबकि मैं सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए झाड़ियों की ओर बढ़ गया। घनी झाड़ियों से बाहर निकलने के बाद मैं डर के मारे वहीं जम गया। एक पहाड़ी रास्ते के पास एक जर्जर कैबिन खड़ी थी। वह तरह तरह के जानवरों की खालों से ढकी हुई थी। उनमें एक वयस्क बाघ की खाल भी थी जिससे अभी भी भाप निकल रही थी, मानो उसे कुछ ही क्षण पहले उतारा गया हो। झोपड़ी के सामने 2 हंटर्स बैठे थे। उनकी बंदूकें पास ही टिकी हुई थीं और चांदनी में उनकी नालें ठंडी धातु की तरह चमक रही थीं। एक अपनी तलवार तेज कर रहा था, जबकि दूसरा घास में छिपे खंजर से अपने दांत साफ कर रहा था। मैंने अपनी सांस रोक ली, सोचते हुए कि इन दरिंदों
बाशिंदों ने आखिर कितनी जानें ली होंगी, लेकिन मेरे गुस्से को सच में भड़काने वाली चीज कोने में पड़ा पुराना जालों का ढेर था। वही जाल जिसने माँ बाघिन के पैर को कुचल दिया था। मैंने बाहर निकलने की इच्छा को दबाया और खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। सीधा टकराव आत्महत्या के बराबर था। उनके पास बंदूकें थीं और मैं अभी तक गोलियों से सुरक्षित नहीं था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे अकेले हैं, मैं चुपचाप पीछे हट गया। पर अच्छाइयों में चलते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा था, मुझे अपने परिवार को तुरंत इस इलाके से निकालना होगा। जब मैं वापस पहुंचा तब तक सुबह होने लगी थी और आसमान हल्का पीला पड़ चुका था। माँ बाघिन ने सवालिया नजरों से मेरी ओर देखा। वह जवाब का इंतजार कर रही थी। अपने पंजों से मैंने मिट्टी में एक आकृति बनाई जो राइफल और उसकी मारक क्षमता को दर्शा रही थी। शुरुआत में माँ बाघिन ने उदासीनता दिखाई, लेकिन जैसे जैसे उसे हथियार की ताकत समझ आई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे वह आग उगलने वाली छड़ी अच्छी तरह याद थी। उसका पिछला साथी उसी के कारण मारा गया था। उसने अपनी आंखों से उसे खून के तालाब में गिरते देखा था। एक छोटे से छेद से इतनी तेजी से खून बह रहा था कि वह उसे चाट भी नहीं पाई, और बस यूं ही एक शक्तिशाली वयस्क बाघ का अंत हो गया। वह पूरे एक दिन तक उसके शव के पास बैठी रही, जब तक सड़न की गंध ने उसे वहां से जाने पर मजबूर नहीं कर दिया। तब से उसने हर कीमत पर इंसानों से दूरी बनाए रखी थी। फिर भी अपनी सारी सावधानी के बावजूद वह उनके जाल में फंस गई थी। उसने धीरे से आह भरी और मुझे आश्वस्त करने के लिए अपना सिर मेरे पास झुका दिया। मैंने उसके सिर को सहलाया, मानो कह रहा हूँ कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। माँ बाघिन ने कड़वी मुस्कान दी और मुझे हल्का सा धक्का दिया। शायद उसे लगता था कि मैं इतने बड़े खतरे से निपटने के लिए अभी बहुत छोटा हूँ। सच कहूँ तो वह पूरी तरह गलत भी नहीं थी, लेकिन मैंने इसे एक व्यक्तिगत चुनौती के रूप में ले लिया। मैं टाइगर गॉड बनने के लिए दृढ़ संकल्पित था। मेरी हरकतों पर माँ बाघिन को हंसी आ गई और उसकी आंखों में मौजूद डर थोड़ा कम हो गया। मैंने इस मौके का फायदा उठाकर योजना पर चर्चा शुरू की। उसे 7 दिनों के भीतर फिर से चलने फिरने लायक होना था, ताकि पूरा परिवार सुरक्षित स्थान पर जा सके। माँ बाघिन ने अपने बुरी तरह घायल पैर की ओर देखा और सिर हिला दिया। उसे संदेह था कि वह कभी पूरी तरह ठीक भी हो पाएगी या नहीं। मैंने उससे कहा कि चिंता न करे, मैं कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। इसके बाद मैं ऐसी मेडिसिनल हर्ब्स की तलाश में निकल पड़ा जो हड्डियों और नसों को फिर से जोड़ सकें। हालांकि मुझे पता था कि इस जंगल में ऐसी चीजें बेहद दुर्लभ हैं। मैं पहाड़ी झाड़ियों में सूंघता और खोजता रहा। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बेहद सटीक सूचना आई। पास ही एक जंगली गिनसेंग पाया गया था। सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए मैंने झाड़ियां हटाई और वहां मुझे वह कीमती जड़ मिल गई जिसका मैं इंतजार कर रहा था। यह एक अद्भुत औषधि थी। इससे भी बेहतर बात यह थी कि सिस्टम ने बताया कि इसे खाने से मुझे तुरंत 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। हालांकि एक सामान्य बाघ इसे खाने के बाद काफी बीमार पड़ सकता था। मैं एक पल के लिए रुका, यह महसूस करते हुए कि यह सचमुच मेरी किस्मत थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने गिनसेंग को काटा और मिट्टी समेत पूरा निगल गया। अगले ही पल मेरे शरीर के अंदर गर्मी की एक शक्तिशाली लहर दौड़ गई। सिस्टम ने फिर से सूचना दी। मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगे और अचानक मेरे सामने एक नया स्किल प्रकट हो गया। मैं इतना उत्साहित था कि लगभग गोल गोल घूमने लगा। यह स्किल मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अब मुझे कभी भी गलती से जहरीली जड़ी बूटियां चुनने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसने तुरंत सिस्टम एक्टिव किया और आसपास सूंघना शुरू कर दिया। आसपास के पौधे तुरंत अलग अलग रंगों में दिखाई देने लगे। हरा रंग सुरक्षा का संकेत दे रहा था, लाल रंग जहरीले पौधों का, जबकि सुनहरा रंग उन पौधों को दिखा रहा था जिनका बाघों पर विशेष प्रभाव पड़ता था। तभी उसे एहसास हुआ कि जो गिनसेंग उसने खाया था वह उसकी नई दृष्टि में चमकते हुए सोने जैसा दिखाई दे रहा था। वाकई ये एक बड़ी खोज थी। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम उसके लिए उम्मीद से भी ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। उसने और सुनहरे पौधों की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही उसे कई और पौधे मिल गए। उसने बड़ी मात्रा में एस्ट्रागैलास और एंजेलिका जैसी जड़ी बूटियां खा लीं और उन्हें इवोल्यूशन पॉइंट्स के बदले में जमा कर दिया। सिस्टम नोटिफिकेशंस लगातार लयबद्ध घंटियों की तरह उसके दिमाग में गूंजती रहीं। सिर्फ एक ही रात में उसने 2000 से अधिक एवोल्यूशन पॉइंट्स जमा कर लिए थे। वह खुशी खुशी अपना फायदा गिनने लगा। मांस का शिकार करने में घंटों लग जाते थे और बदले में सिर्फ कुछ अंक मिलते थे, जबकि जड़ी बूटियां इकट्ठा करना मानो मुफ्त का खजाना बटोरने जैसा था। लेकिन जैसा कि कहावत है, अत्यधिक खुशी अक्सर दुख का कारण बनती है। जब वह एक लिंगजी मशरूम लेकर वापस लौट रहा था, तभी अचानक उसके पेट में भयानक मरोड़ उठने लगी। तुरंत एक लाल वार्निंग मैसेज उसकी आंखों के सामने चमक उठा। उसने अत्यधिक मात्रा में गर्म प्रकृति वाली औषधीय जड़ी बूटियां खा ली थीं। चूंकि वह पूरी तरह स्थिति नहीं समझ पाया था, इसलिए सिस्टम ने सुझाव दिया कि या तो वह दवा के प्रभाव को खत्म करने के लिए इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करे या फिर लगातार 3 दिन तक दस्त झेलने के लिए तैयार रहे। उसे ऐसा लगा मानो उसके साथ धोखा हो गया हो। आखिर सिस्टम ने पहले इसके बारे में बताया क्यों नहीं? कोई दूसरा रास्ता न होने पर उसने दांत पीसते हुए 200 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च कर दिए। तभी धीरे धीरे उसकी तकलीफ कम होने लगी। लगता था सिस्टम उसे सब कुछ मुफ्त में नहीं देने वाला था। उसे संयम रखना सीखना होगा। जब वह मान में लौटा तब तक सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। माँ बाघिन अपने तीनों छोटे बच्चों
बच्चों के साथ धूप सेंक रही थी। बाएं थोड़ी शरारत कर रही थी और अपनी ही पूंछ के पीछे भाग रही थी, जबकि बाएं मिंग और बाएं फैन पास में कुश्ती कर रहे थे। उसने माँ बाघिन के सामने लिंगजी मशरूम रख दिया, फिर इशारा किया कि वह इसे खाकर अपने घाव भरने की कोशिश करे। माँ बाघिन ने मशरूम को सूंघा और तुरंत नाक सिकोड़ ली। स्पष्ट था कि उसकी तीखी गंध उसे संदिग्ध लग रही थी। उसने बार बार भरोसा दिलाया कि यह जहरीला नहीं है। आखिरकार माँ बाघिन ने संदेह भरी निगाहों के साथ मशरूम निगल लिया। फिर सब उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। न कोई दुष्प्रभाव आया और न ही उसका घाव तुरंत भरने लगा। तभी सिस्टम एनालिसिस सामने आया। एक सामान्य बाघ इस प्रकार की शक्ति को सीधे अवशोषित नहीं कर सकता था। इसके लिए अतिरिक्त उपचार की आवश्यकता थी, और जैसा कि बाद में पता चला, ये मामला उम्मीद से कहीं अधिक जटिल था। ऐसा लग रहा था कि केवल जड़ी बूटियां काफी नहीं होंगी, उसे आराम और भरपूर भोजन दोनों की जरूरत थी। वह शिकार पर निकलने ही वाला था कि अचानक सिस्टम फिर से सक्रिय हो गया, लेकिन इस बार उसकी आवाज अलग थी, ठंडी, धातु जैसी और असामान्य रूप से कर्कश। उसने पास ही एक और सिस्टम होल्डर का पता लगाया था। विरोधी का लेवल अज्ञात था और उसका फैक्शन स्टेटस या तो शत्रुतापूर्ण था या पूरी तरह अज्ञात। वह झटके से खड़ा हो गया। एक और सिस्टम होल्डर? आखिर यह कैसे संभव था? उसने तुरंत अपना शरीर नीचे झुका लिया और आसपास का निरीक्षण करने लगा। तभी उसकी उन्नत दृष्टि में एक चमकता हुआ लाल संकेत दिखाई दिया। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था, करीब 300 मीटर दूर। उसने तुरंत माया बाघिन को संकेत दिया कि वह तीनों बच्चों को लेकर चट्टानों की दरार में छिप जाए। फिर वह अकेला उस घुसपैठिए का सामना करने आगे बढ़ गया। घनी झाड़ियों को पार करने के बाद उसने आखिरकार उस आकृति को देख लिया। वह एक स्नो व्हाइट फीमेल कूब थी। आकार में उससे थोड़ी छोटी, लेकिन उसकी आभा असाधारण थी। उसके शरीर के चारों ओर हल्की सुनहरी धुंध घूम रही थी। उसकी दृष्टि में वह रक्त लाल रंग में चमक रही थी और उसकी सुनहरी रोशनी से दमकती आंखें सीधे उसी पर टिकी हुई थीं। सच कहूं तो यह बेहद असहज करने वाला दृश्य था। उसकी आंखों में एक सामान्य कब जैसी मासूमियत का कोई निशान नहीं था, बल्कि उनमें उस व्यक्ति की थकी हुई उदासीनता थी जिसने बहुत कुछ देख लिया हो। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहे। तनाव इतना गहरा था कि हवा तक भारी लग रही थी। किसी ने भी पहला कदम नहीं उठाया। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। ये सफेद बाघिन आखिर कहां से आई थी और क्या उसका सिस्टम भी उसके सिस्टम जैसा था? तभी अचानक एक नया सिस्टम प्रॉम्प्ट सामने आया। एंशिएंट व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन डिटेक्टेड। साथ ही यह भी पता चला कि सामने वाली ने हेवन एंड अर्थ लेगेसी सिस्टम को सक्रिय कर रखा था और यह उसके अपने सिस्टम ब्रांच की ही एक शाखा थी। वह इस खुलासे से पूरी तरह स्तब्ध रह गया। सिर्फ नाम सुनकर ही यह उसके सिस्टम से कहीं अधिक प्रतिष्ठित लग रहा था। सफेद बाघिन ने धीमी गड़गड़ाहट भरी दहाड़ लगाई। उसकी आवाज में निर्विवाद अधिकार था। अजीब बात यह थी कि वह उसे पूरी तरह समझ पा रहा था। उसने अपना परिचय श्वेजी के रूप में दिया। अपने पिछले जन्म में उसने दावा किया कि वह व्हाइट टाइगर एम्प्रेस थी, एक ऐसी शासक जिसने कभी इन पहाड़ों पर राज किया था, लेकिन बाद में उसे 9 हेडेड हाइड्रा एम्परर ने धोखा दे दिया। अब वह अपनी यादों और सिस्टम के साथ पुनर्जन्म लेकर वापस आई थी। उसे यह कहानी सुनकर लगभग हंसी आ गई। उसे लगा यह कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर इतना ही कहना था तो खुद को देवी ही घोषित कर देती। श्वेजी ठंडी निगाहों से उसकी ओर बढ़ी। स्पष्ट था कि वह भावनाओं में समय बर्बाद नहीं करती। वह सिर्फ एक बात की पुष्टि करने आई थी, क्या उसका मनुष्यों से संपर्क हुआ था या नहीं। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। फिर श्वेजी दोबारा दहाड़ी। उसने चेतावनी दी कि इन जंगलों में कोई ऐसी चीज घुस आई है जो यहाँ की नहीं है। उन शिकारियों के पीछे एक और भी भयानक शक्ति छिपी हुई थी। सहयोग करो या मर जाओ, चुनाव उसका था। उसके अहंकार पर उसे लगभग हंसी आने लगी। आखिर एक छोटा सा कपटाइट कितना घमंड कर सकता है। लेकिन अगले ही पल बिना कोई चेतावनी दिए श्वेजी बिजली की तरह झपटी और उसका पंजा सीधे उसके चेहरे पर आकर लगा। धड़ाम! वह 3 कदम पीछे जा गिरा। जब वह वापस खड़ा हुआ तब भी श्वेजी अपनी जगह से हिली तक नहीं थी, मानो अभी कुछ हुआ ही ना हो। ये गति और ताकत किसी सामान्य कब टाइगर की नहीं थी। उसने अपने चेहरे पर पड़े पंजों के निशानों को छुआ। अब उसे मानना पड़ा, ये व्हाइट टिग्रेस सचमुच बेहद शक्तिशाली थी। जब उसने पूछा कि उन्हें सहयोग कैसे करना चाहिए, तो श्वेजी ने उसे किसी मरीज के पास ले जाने का संकेत दिया। कुछ पल सोचने के बाद वह उसे अपने परिवार के पास ले आया। जैसे ही माँ बाघिन ने श्वेजी को देखा, उसका शरीर तनाव से भर गया। तीनों छोटे बच्चे भी डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। शुद्ध दहशत। श्वेजी धीरे धीरे माँ बाघिन के पास गई। उसने घाव को सूंघा और तुरंत समझ गई कि यह किसी जाल का घाव है। साथ ही यह भी कि इसे हुए काफी समय बीत चुका है। उसने माँ बाघिन की ओर देखा और कहा कि वह खुशकिस्मत है, कम से कम उसकी हड्डी नहीं टूटी थी। फिर उसने गहरी सांस ली और मुड़ गई। जाते जाते उसने संकेत किया कि वह उसके पीछे आए। वह उसे सबसे बेहतरीन मेडिसिनल हर्ब्स दिखाने वाली थी। उसने माँ बाघिन की ओर देखा। माँ बाघिन ने हल्के से सिर हिलाकर उसे जाने की अनुमति दे दी। फिर वह श्वेजी के पीछे पीछे घने जंगल में चला गया। कुछ देर बाद वे एक छिपी हुई पहाड़ी दरार तक पहुंचे। पूरा एकदम चमकते हुए पौधों से भरा हुआ था। उसकी उन्नत दृष्टि में पूरी दुनिया सुनहरी दिखाई देने लगी। वह पूरी तरह अवाक रह गया। आखिर श्वेजी ने यह जगह खोजी कैसे? बिना पीछे देखे उसने जवाब दे दिया, यह उसके पिछले जन्म का क्षेत्र था, इसलिए उसे यहाँ की हर चीज याद थी। वह और सवाल पूछने ही वाला था कि अचानक सिस्टम अलर्ट गूंज उठा। वो जहाँ खड़े हैं उससे केवल 50 मीटर दूर एक अत्यधिक ऊर्जा प्रतिक्रिया दर्ज हुई थी। निर्देशों का पालन करते हुए उसने दरार के अंदर मौजूद एक छोटे से कुंड की ओर देखा। कुंड के बीचों बीच एक ग्लोविंग मशरूम खड़ा था। उसकी दृष्टि में
उसकी रोशनी सूर्य जैसी चकाचौंध पैदा कर रही थी। श्वेजी की आंखें अचानक फैल गईं। स्पष्ट था कि उसने उस खजाने को पहचान लिया था। वह था 9 टन जेड गानोडर्मा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह अभी तक जीवित था। उसी समय सिस्टम ने एक नया संदेश दिखाया और उसका खून उत्साह से खौल उठा। एक बार इसे खाने पर ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी अनलॉक हो जाएगी, जो आगे की प्रगति के लिए अनिवार्य शर्त थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मानो छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, एक टाइगर डीमन बनने की वह लेजेंडरी क्षमता, जिसके बारे में उसने पिछले जन्म में जर्नी टू द वेस्ट पढ़ने के बाद अनगिनत बार कल्पना की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में इसका सामना करेगा। उसे स्तब्ध देखकर श्वेजी ने पंजे से उसे हल्का धक्का दिया, फिर चेतावनी दी, इतने बड़े खजाने का कोई न कोई गार्डियन अवश्य होगा। अपने पिछले जन्म में उसने एक विशाल पाइथन को इसकी रक्षा करते देखा था। उसने तुरंत अपना ध्यान वापस कुंड पर केंद्रित किया। पानी असामान्य रूप से शांत था और यही बात उसे सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी सिस्टम विजन में पानी के नीचे एक विशाल लाल बिंदु दिखाई दे रहा था, इतना गहरा लाल कि लगभग काला लगता था। स्पष्ट रूप से एक अत्यंत खतरनाक दुश्मन। उसने श्वेजी की ओर देखा और उसने मौन सहमति में सिर हिला दिया। दोनों अलग अलग दिशाओं से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वे उस जीव को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे पानी के किनारे पहुंचे, धड़ाम, पूरी सतह विस्फोट की तरह फट पड़ी। एक विशाल पाइथन गहराइयों से बाहर निकल आया। उसका शरीर घोर काला था और उसकी खाल से ठंडी धातु जैसी चमक निकल रही थी। सिर्फ पानी से बाहर निकला हुआ हिस्सा ही 3 मीटर से अधिक लंबा था। उसके विषैले दांत किसी आदमी की हथेली जितने बड़े थे और उसकी फड़फड़ाती जीभ से निकलती दुर्गंध बेहद घिनौनी थी। सच कहूं तो यह ऐसा दृश्य था जो किसी का भी खून जमा दे। तुरंत सिस्टम वार्निंग सामने आ गई। म्यूटेटेड ब्लैक स्प्रिट पाइथन लेवल 12। वह मन ही मन गाली दिए बिना नहीं रह सका। आखिर वह खुद अभी केवल लेवल 5 पर था। ये तो साफ तौर पर एक सुसाइड मिशन लग रहा था। लेकिन श्वेजी उसकी कल्पना से भी ज्यादा साहसी निकली। बिना एक पल गंवाए वह आगे बढ़ी। उसका शक्तिशाली पंजा सीधे अजगर के उस हिस्से पर जा लगा जहां उसका दिल होना चाहिए था। अजगर दर्द से तड़प उठा। उसकी विशाल पूंछ सीटी जैसी आवाज करती हुई हवा को चीरते हुए जमीन पर आ गिरी। वह किसी तरह समय रहते झुक गया और उस घातक वार से बच निकला, जबकि श्वेजी को पूंछ का सीधा प्रहार लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने बस तीखी निगाहों से उसकी ओर देखा, मानो कह रही हो, मैंने पहला हमला कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। लड़ाई में शामिल होते हुए उसने दांत भींच लिए। वह किनारे से बिजली की तरह झपटा और अपने पंजों को सीधे पाइथन की आंखों पर निशाना बनाया। उसकी गति इतनी तेज थी कि पाइथन को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला। पाइथन दर्द से भयानक दहाड़ मारता है और अपना खून से सना हुआ विशाल जबड़ा पूरी तरह खोल देता है, लेकिन वह पहले ही पीछे हट चुका था। फुर्ती से बचते हुए उसने जवाबी हमले से दूरी बना ली। उसी पल श्वेजी ने मौका पकड़ लिया। वह फिर से आगे बढ़ी और पाइथन के महत्वपूर्ण अंगों पर एक और घातक वार कर दिया। यहीं से असली लड़ाई शुरू हुई। उसके पंजे पाइथन की मोटी खाल को चीरते हुए भीतर तक घुस गए और कच्चा मांस बाहर दिखाई देने लगा। दर्द से तिलमिलाकर पाइथन बेतहाशा छटपटाने लगा। पूरा तालाब कीचड़ और पानी के अराजक मैदान में बदल गया। लेकिन अब दोनों की टीम वर्क पूरी तरह बन चुकी थी। वे मानो वर्षों से साथ लड़ रहे हों। श्वेजी लगातार महत्वपूर्ण अंगों पर वार कर रही थी, जबकि वह सामने से ध्यान भटका रहा था। दोनों के बीच इतना बेहतरीन तालमेल था कि पाइथन को सांस लेने का मौका तक नहीं मिल रहा था। 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे कि विशाल पाइथन आखिरकार पेट के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय लगातार सिस्टम नोटिफिकेशंस गूंजने लगे। म्यूटेटेड ब्लैक स्पिरिट पाइथन किल्ड, रिवॉर्ड 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स। वह थक कर जमीन पर गिर पड़ा और हांफने लगा, लेकिन जब उसने श्वेजी की ओर देखा तो ऐसा लगा मानो वह अभी अभी एक हल्की सैर करके लौटी हो। उसके चेहरे पर थकान का नामो निशान तक नहीं था। वह सीधे पाइथन की लाश के पास गई और एक तेज पंजे से उसने उसका पेट चीर दिया। कुछ ही क्षण बाद उसने अंदर से एक ग्लोइंग हरा गोला निकाल लिया। तुरंत सिस्टम एनालिसिस सामने आया। यह था पाइथन गॉल एसेंस, एक बेहद दुर्लभ टॉनिक ट्रेजर। श्वेजी ने बिना किसी झिझक के वह गोला उसकी ओर उछाल दिया, फिर इशारा किया कि वह इसे खा ले। वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। आखिर इतनी कीमती चीज वह खुद क्यों नहीं रख रही थी? श्वेजी ने बस उसे एक ठंडी और उपेक्षापूर्ण नजर से देखा, मानो कह रही हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। थोड़े संकोच के बाद उसने वह गोला निगल लिया। जैसे ही वह उसके गले से नीचे उतरा, एक ठंडी ऊर्जा पूरे शरीर में फैल गई। अगले ही पल सिस्टम ने सूचना दी, फिजिकल स्ट्रेंथ परमानेंटली इंक्रीज्ड बाय 10%। वह पूरी तरह चौंक गया। ये तो एक अविश्वसनीय उपहार था। उसने कुछ क्षण उस नई ताकत का आनंद लिया जो उसके शरीर में दौड़ रही थी। इस बीच श्वेजी पहले ही 9 टन जेड गानोडेर्मा के पास पहुंच चुकी थी। उसने ग्लोइंग मशरूम को 2 हिस्सों में बांटा, फिर बिना कुछ कहे आधा हिस्सा उसकी ओर बढ़ा दिया। वह उसे हैरानी से देखने लगा। उसे लगा था कि वह पूरा खजाना खुद रख लेगी, लेकिन श्वेजी ने साफ कर दिया कि आधा हिस्सा उसके लिए भी उपयोगी था। उसे मानना पड़ा। यह व्हाइट फीमेल कब
आश्चर्यजनक रूप से निष्पक्ष थी। इसके बाद दोनों ने अपना अपना हिस्सा खा लिया। जैसे ही उसने 9 टर्न जेड गानोडेर्मा का आधा भाग निगला, उसके शरीर में ऊर्जा का विस्फोट हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अनलॉकिंग, रिमेनिंग टाइम 72 आवर्स। साथ ही उसे अतिरिक्त 3000 एवोल्यूशन पॉइंट्स भी प्राप्त हुए। पास ही बैठी श्वेजी भी सुनहरी रोशनी से घिर गई। उसे ऐसा लगा मानो वह उसके सिस्टम नोटिफिकेशंस की हल्की आवाज भी सुन सकता हो। इसके बाद दोनों पूरे दोपहर तालाब के किनारे पड़े रहे। दवा का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि उनमें से कोई एक मांसपेशी तक नहीं हिला पा रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब सूरज ढलने लगा तभी उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली और तुरंत उसे महसूस हुआ वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका था। उसने परीक्षण के लिए एक पंजा चलाया। धड़ाम! पास की चट्टान आसानी से टूट गई। उसकी ताकत में आया बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय श्वेजी भी जाग गई। उसने उसकी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में पहली बार वास्तविक स्वीकृति दिखाई दे रही थी। अब वह उसकी नजरों में सिर्फ बोझ नहीं था, कम से कम इतना तो साबित हो चुका था कि वह पूरी तरह बेकार नहीं है। वह बस आंखें घुमाकर रह गया। इसके बाद दोनों पाइथन का बचा हुआ मांस लेकर अपने ठिकाने की ओर लौट पड़े। जब माँ बाघिन ने उन्हें सुरक्षित लौटते देखा तो उसने राहत की सांस ली। उधर तीनों बच्चों ने जैसे ही ताजे मांस की खुशबू सूंघी, वे उत्साह से दौड़कर उनके चारों ओर जमा हो गए। माँ बाघिन हमेशा की तरह सबसे पहले आगे घुसने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने उसे धीरे से एक तरफ कर दिया और इशारा किया कि माँ बाघिन को पहले खाना चाहिए। माँ बाघिन बस मुस्कुरा दी। उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसका कहना था कि बच्चे पहले खाएंगे। एक गहरी सांस लेते हुए उसने मांस का सबसे नरम हिस्सा अलग किया और उसे माँ बाघिन के लिए रख दिया। किनारे पर बैठी श्वेजी ये सब चुपचाप देख रही थी। उसकी ठंडी आंखों में कोई भाव नहीं था। कुछ क्षणों के लिए माहौल थोड़ा अजीब हो गया। आखिरकार माँ बाघिन ने उदारता दिखाते हुए श्वेजी को भी साथ खाने का निमंत्रण दिया। थोड़ी झिझक के बाद वो आगे बढ़ी। जरा इस दृश्य की कल्पना करो, 5 बाघिनें और एक नर बाघ सभी एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। सच कहूं तो ये दृश्य थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन किसी तरह सुखद भी लग रहा था। भोजन समाप्त होने के बाद उसने एक निर्णय लिया। आज रात वह औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करेगा। माँ बाघिन के घावों का इलाज अब और नहीं टाला जा सकता था। यह सुनकर श्वेजी ने भी साथ चलने की पेशकश की। माँ बाघिन ने सिर हिलाकर दोनों को सावधान रहने के लिए कहा और इस तरह वे दोनों फिर से रात के अंधेरे में निकल पड़े। उसकी उन्नत दृष्टि के कारण चारों ओर सुनहरी रोशनियां दिखाई दे रही थीं। वह पौधों का पता लगाता और श्वेजी उनकी पहचान करती। उसके पिछले जन्म का अनुभव अविश्वसनीय रूप से उपयोगी साबित हो रहा था। कई बार सिस्टम किसी पौधे को सुरक्षित बताता, लेकिन श्वेजी उसे छूने से भी मना कर देती, क्योंकि उसके अनुसार वह जहरीला था। दूसरी तरफ कई ऐसी जड़ी बूटियां थीं जिन्हें वे उत्कृष्ट औषधि बताती थी। हालांकि सिस्टम उनमें कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दिखाता था। उसने उसकी सलाह मानकर कुछ पौधों को आजमाया और आश्चर्यजनक रूप से सिस्टम ने तुरंत लाभ की पुष्टि कर दी। प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स ऑब्टेन्ड, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव्ड। उसे महसूस हुआ कि श्वेजी सचमुच फार्माकोलॉजी का चलता फिरता ज्ञानकोश है। आखिर वे खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा कि क्या उसने अपने पिछले जीवन में चिकित्सा की पढ़ाई की थी। श्वेजी का जवाब बहुत सरल था, खाकर सीखा है। अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक होता है। और सच कहें तो उसकी बात में दम था। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, उनका तालमेल और बेहतर होता गया। वह जड़ी बूटियां ढूंढता और श्वेजी उनकी पहचान करती। सिर्फ 2 घंटों में उन्होंने औषधियों का एक विशाल ढेर इकट्ठा कर लिया। माँ बाघिन के लिए जरूरी सूजन रोधी जड़ी बूटियां भी मिल चुकी थीं। वे वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक श्वेजी रुक गई। उसके कान खड़े हो गए और पूरा शरीर तनाव से भर गया। उसे अंधेरे में कुछ महसूस हुआ था। अगले ही पल उन्हें भी सुनाई दिया। धम धम धम। घने जंगल की गहराइयों से भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर कदम के साथ जमीन हल्की कांप रही थी। उसकी सिस्टम विजन में एक विशाल पीली रोशनी दिखाई दी। ये किसी ब्लैक स्पिरिट हॉर्स से भी बड़ा जीव था। श्वेजी ने धीमी आवाज में कहा, एक वयस्क ब्लैक बियर, लेकिन इसके साथ कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे भी अंतर समझ आ गया। भालू की आंखें पूरी तरह खून जैसी लाल थीं और उसके जबड़ों से लगातार लार टपक रही थी। वह किसी पागल जानवर जैसा लग रहा था। तुरंत सिस्टम वार्निंग सामने आई। भालू किसी विशेष विष से संक्रमित था और वह इस समय अत्यधिक हिंसक बरसर्क स्टेट में था। सिस्टम ने सलाह दी कि वे रास्ता बदल लें, लेकिन श्वेजी ने सिर हिला दिया। अब बहुत देर हो चुकी थी। भालू उनकी गंध पहचान चुका था। अगले ही पल वह बेकाबू ट्रेन की तरह उनकी ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में आने वाले छोटे पेड़ उसके शरीर से टकराकर टूटते जा रहे थे। उसने निराश होकर आह भरी। अब लड़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्वेजी तुरंत आगे बढ़ गई, लेकिन इस बार उसने सीधे हमला नहीं किया। वह चतुराई से भालू के बगल में पहुंची और उसके पेट पर जोरदार वार कर दिया। भालू दर्द से दहाड़ उठा और उसका विशाल पंजा हवा चीरता हुआ घूम गया, लेकिन श्वेजी पहले ही पीछे हट चुकी थी। धड़ाम! भालू का हमला जमीन पर लगा और एक गहरा गड्ढा बन गया। उसी क्षण एमसी पीछे से झपटा और अपने दांत भालू के पैर में गड़ा दिए। भालू ने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी पकड़ नहीं छोड़ा। भालू पूरी तरह असंतुलित हो चुका था। उसी समय श्वेजी सामने से वापस आ गई और उसने लगातार हमले शुरू कर दिए। दोनों तरफ से घिरने के कारण भालू पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा और तभी धड़ाम! श्वेजी का पंजा सीधे उसके चेहरे पर जा लगा। इतना शक्तिशाली वार कि उसकी एक आंख बाहर निकल आई। दर्द से पागल होकर भालू बेतहाशा छटपटाने लगा, लेकिन श्वेजी रुकी नहीं। एक वार, दूसरा वार, तीसरा वार और विशालकाय भालू जमीन पर ढेर हो गया। उसने दोबारा उठने की कोशिश की, लेकिन श्वेजी उससे तेज थी। उसने अपने जबड़े सीधे भालू के गले में गड़ा दिए और छोड़ने से इनकार कर दिया। 1 मिनट से भी कम समय में भालू ने आखिरी सांस ले ली। वह अविश्वास
पास से यह सब देखता रह गया। ये व्हाइट टिग्रेस सचमुच प्रकृति की एक विनाशकारी शक्ति थी। श्वेजी ने धीरे से अपनी पकड़ छोड़ी, फिर उसे एक ठंडी तिरछी नजर से देखा। उसकी आंखें साफ कह रही थीं, क्या देखते रहोगे, शिकार समेटो। वह तुरंत हरकत में आ गया, थोड़ा डरा हुआ भी था। सच कहूं तो श्वेजी उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा निर्दयी और खतरनाक थी। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आई, ब्लैक बियर एलिमिनेटेड, रिवॉर्ड 800 इवोल्यूशन पॉइंट्स। वह मांस बांटने लगा, कुछ हिस्सा परिवार के लिए ले जाने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक श्वेजी ने उसे रोक दिया। श्वेजी ने तुरंत उसे रोक दिया। स्पष्ट था कि वह इस तरह का मांस नहीं खाती थी। वह कुछ पल सोचने लगा, आखिर उसका असली आहार क्या था, लेकिन श्वेजी ने हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं दिया। जब तक वे वापस लौटे तब तक माँ बाघिन तीनों बच्चों के साथ गहरी नींद में जा चुकी थी। तीनों छोटे बच्चे उसकी बाहों में दुबके हुए धीरे धीरे खर्राटे ले रहे थे। उसने चुपचाप जड़ी बूटियां एक तरफ रखी, फिर पास पड़ा पत्थर उठाकर उन्हें पीसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक गाढ़ा औषधीय पेस्ट तैयार हो गया। जब उसने वह पेस्ट माँ बाघिन के घावों पर लगाया तो दर्द की हल्की चुभन से उसका शरीर थोड़ा कांप उठा, लेकिन वह पूरी तरह जागी नहीं। पूरे समय श्वेजी चुपचाप बैठी उसे काम करते हुए देखती रही। जब घावों की देखभाल पूरी हो गई तो वह भी थक कर लेट गया, और आश्चर्य की बात यह थी कि श्वेजी उसके ठीक बगल में बैठ गई। उसी समय उसे एक अजीब बात महसूस हुई। उसके शरीर से एक बेहद सुखद खुशबू आ रही थी, जैसे ताजी औषधीय जड़ी बूटियों की हल्की सुगंध। वह कुछ पल झिझका, फिर हिम्मत करके पूछ बैठा, क्या उसके पिछले जीवन में कभी कोई मैड या निजी सेविका थी? श्वेजी ने बस उसकी ओर एक ठंडी और खतरनाक नजर डाली। कोई जवाब नहीं, बस वही खामोश घूरना। उसने तुरंत समझदारी दिखाई और चुप हो गया। दूसरी बार पूछने की हिम्मत उसने बिल्कुल नहीं की, लेकिन आधी रात होते होते अचानक कुछ बदल गया। श्वेजी का शरीर आग की तरह तपने लगा। वह घबरा कर तुरंत उसकी ओर दौड़ा। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आई, इवोल्यूशन प्रोसेस डिटेक्टेड। उसके शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह लगातार हिंसक होता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में श्वेजी की हालत कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार वह लड़खड़ाकर उसकी बाहों में गिर गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाकर उसने धीमी गुर्राहट निकाली। स्पष्ट था कि वह उसे निर्देश दे रही थी, मेरी रक्षा करो, किसी को भी पास मत आने देना। फिर उसने चेतावनी दी, अगर वह चीज इस समय उनकी मौजूदगी महसूस कर लेती है तो वे दोनों यहीं मर जाएंगे। ये सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। उसने तुरंत अपनी एनहांस्ड विजन सक्रिय की और पूरे इलाके को स्कैन करना शुरू कर दिया। फिलहाल मिनी मैप में कोई लाल बिंदु दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था, आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिससे हुएजी जैसी टाइग्रेस भी डरती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और श्वेजी का तापमान लगातार बढ़ता गया, यहाँ तक कि वह उसके फर के आर पार झुलसा देने वाली गर्मी महसूस कर सकता था। उसकी सांसें तेज और उथली हो गईं और उसके पंजे अनजाने में जमीन को चीरने लगे। वह चुपचाप उसे अपने शरीर से ढक लेता है ताकि रात की ठंडी हवा उसके विकास में बाधा न बने। और तभी वह घटना हुई। अचानक दूर जंगल की गहराइयों से एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। ये किसी भेड़िए की नहीं थी, न ही किसी भालू की। ये पूरी तरह अलग थी, एक गहरी, भयावह और आत्मा को कंपा देने वाली चीख। ऐसी आवाज जिसे सुनकर किसी का भी खून जम जाए। तुरंत सिस्टम अलर्ट चमक उठा, अननोन हाई एनर्जी लाइफ फॉर्म डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल अनमेजरेबल, डिस्टेंस 2 किलोमीटर, इमीडिएट इवैक्यूएशन रिकमेंडेड। ये पढ़ते ही वह एकदम सीधा खड़ा हो गया। अगर सिस्टम भी उसका लेवल नहीं पहचान पा रहा था तो वह आखिर किस तरह का राक्षस था? उसकी बाहों में पड़ी श्वेजी और जोर से कांपने लगी। वह अभी विकास के सबसे नाजुक चरण में थी। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और वह हिल भी नहीं सकती थी। उसने अंधेरे जंगल की ओर देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उन्हें अंधेरे के भीतर से घूर रहा हो। एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई, लेकिन उसने गहरी सांस ली और अपने डर को दबा दिया। उसके पीछे माँ बाघिन थी, 3 छोटे बच्चे थे और उसकी बाहों में श्वेजी थी। अब यह पूरा परिवार उसी पर निर्भर था। वह पीछे नहीं हट सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। दूर से फिर वही दहाड़ सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा करीब। सिस्टम अलार्म्स पागलों की तरह बजने लगे। उसकी दृष्टि में लाल संकेत और चमकने लगा। वह जीव सचमुच उनकी ओर बढ़ रहा था। खतरे को महसूस करते हुए श्वेजी की एवोल्यूशन अचानक तेज हो गई। उसके पूरे शरीर से तीव्र गर्मी निकलने लगी। एक ग्लोइंग गोल्डन लाइट फूट पड़ी, यहाँ तक कि उसके हाथों के बाल भी झुलसने लगे। फिर भी उसने उसे छोड़ा नहीं। वह जानता था अगर यह प्रक्रिया टूट गई तो श्वेजी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और शायद उसकी जान भी चली जाएगी। गर्जनाएं लगातार करीब आती जा रही थीं। हर पल मौत और करीब महसूस हो रही थी। फिर जैसे ही वह रहस्यमय जीव सामने आने वाला था, श्वेजी की आंखें खुल गईं। धड़ाम! उसके शरीर से गोल्डन एनर्जी का विस्फोट हुआ। वह उसकी बाहों से छलांग लगाकर बाहर निकली और जैसे ही जमीन पर उतरी, उसका शरीर पहले से काफी बड़ा हो चुका था। उसके फर पर हल्की नीली चमक दौड़ रही थी और उसकी आंखें घूमते हुए तारों जैसी लग रही थीं। वह आने वाले खतरे की दिशा में देखती है और धीमी लेकिन गूंजती हुई गुर्राहट निकालती है। उस आवाज में अजीब सा अधिकार था। अचानक पूरा जंगल शांत हो गया, पूरी तरह शांत। घने अंधेरे में छिपा वह रहस्यमय जीव रुक गया। कुछ तनावपूर्ण क्षण बीते, फिर भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर जाने लगी और आखिरकार सिस्टम
अलार्म टर्मिनेटेड। खतरा टल चुका था। उसने राहत की लंबी सांस छोड़ी। उसका शरीर लगभग जवाब दे चुका था। वह थक कर गिरने ही वाला था, लेकिन उसी समय शूजी ने उसकी ओर देखा, एक अजीब सी नजर जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहली बार उसे स्वीकार कर रही हो, मानो सोच रही हो शायद ये सचमुच किसी काम का है। फिर वह बिना कुछ कहे एक तरफ जाकर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी समय उसने अपने अगले पैरों की ओर देखा। उनके बाल पूरी तरह जल चुके थे। दर्द हो रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके मन में संतोष भी था। क्या वह खतरनाक बाघिन उसे धन्यवाद देना चाहती थी? शायद। हालांकि उसके स्वभाव को देखते हुए वह कभी स्वीकार नहीं करेगी। वह अपने जले हुए घावों को चाटने लगा और बीते दिन के बारे में सोचने लगा। जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, पाइथन को मारना, काले भालू से लड़ना और फिर उस रहस्यमय राक्षस का सामना। सच कहूं तो यह एक दिन उसके पिछले जीवन के पूरे महीने से ज्यादा तनावपूर्ण था। पास ही माँ बाघिन नींद में कुछ बड़बड़ाई, फिर करवट लेकर दोबारा खर्राटे लेने लगी। उसे देखकर वह हल्का मुस्कुराया। उन्हें अभी उस रहस्यमय राक्षस का पता लगाना था और उन 2 हंटर से भी सावधान रहना था। कामों की सूची सोचते ही उसका सिर दर्द करने लगा, लेकिन आखिर वह इस परिवार का इकलौता नर बाघ था। ये जिम्मेदारी उसी की थी, चाहे वह कितना भी थक जाए। धीरे धीरे जंगल में फिर शांति लौट आई, लेकिन उसके दिल के अंदर एक बात साफ थी, असली तूफान अभी आया नहीं था और वह हमेशा के लिए छिपा भी नहीं रह सकता था। जैसे ही उसे नींद आने लगी, वही भयानक दहाड़ फिर गूंज उठी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा करीब। उसकी आंखें तुरंत खुल गईं, कान खड़े हो गए और सिस्टम अलार्म फिर बज उठा। अननोन क्रिएचर अप्रोचिंग रैपिडली, डिस्टेंस 1 किलोमीटर। इस बार वह सचमुच उनकी ओर आ रहा था। पास ही शुएजी अभी भी विकास के प्रभाव से कांप रही थी। शोर सुनकर माँ बाघिन भी जाग गई और तीनों बच्चे डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। उसने गहरी सांस ली। अब भागने का समय खत्म हो चुका था। जो भी आने वाला था उसे उसका सामना करना ही होगा। उसने माँ बाघिन को आदेश दिया कि वह बच्चों को चट्टानों की दरारों में और अंदर ले जाए। इसके बाद वह अकेला आगे बढ़ गया। पीछे से शूजी ने धीमी गुर्राहट निकाली, मानो सावधान रहने की चेतावनी दे रही हो, लेकिन उसने बिना पीछे देखे अपनी पूंछ हिलाई और झाड़ियों में गायब हो गया। कुछ देर बाद घने जंगल के बीच उसने आखिरकार उस जीव को देख लिया। एक विशाल मॉनिटर लिजर्ड, लगभग 3 मीटर लंबी। उसका पूरा शरीर गहरे लाल रंग के शल्कों से ढका था। उसके पैर खंभों जितने मोटे थे और उसकी पूंछ उसके शरीर से भी लंबी थी। उसके मुंह से लगातार गाढ़ी लार टपक रही थी, जो जमीन पर गिरते ही चटकने लगती थी। तुरंत सिस्टम आइडेंटिफिकेशन सामने आया। म्यूटेटेड मॉनिटर, लिजर्ड लेवल 10। वह खुद अभी केवल लेवल 5 पर था। दोनों के बीच शक्ति का अंतर बेहद भयावह था। सच कहूं तो उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसी को मारने पर तुली हुई है। छिपकली ने उसे देख लिया। उसने अपना विशाल जबड़ा खोला और धातु के रगड़ने जैसी भयावह चीख निकाली, लेकिन उसने लड़ाई शुरू नहीं की। वह मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। ये कायरता नहीं थी, उसे सिर्फ बेहतर युद्ध क्षेत्र चाहिए था। सीधे मुकाबले में वह 1 सेकंड भी नहीं टिक सकता था। विशाल छिपकली उसके पीछे दौड़ पड़ी। अपने आकार के बावजूद उसकी गति डरावनी थी। वह जानबूझकर संकरे रास्तों में घुसता गया। छिपकली रास्ते के पेड़ तोड़ती चली गई, लेकिन उसके शल्क कितने मजबूत थे कि उसे खरोंच तक नहीं आई। तभी उसे एक योजना सूझी। आगे नुकीली चट्टानों का क्षेत्र दिखाई दिया। उसने अपनी गति बढ़ाई और एक बड़े पत्थर पर छलांग लगा दी। छिपकली भी पीछे पीछे चढ़ने लगी, लेकिन उसका भारी वजन चट्टानों के लिए बहुत ज्यादा था। धड़ाम, पूरा पत्थर ढह गया और विशाल छिपकली मलबे के नीचे दब गई। बस इसी मौके का इंतजार था। वह बिजली